हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोगों ने 11वीं क्लास में चैप्टर पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते थे कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर डेल्टा जी जो कि मेरी गिब्स फ्री एनर्जी है उसको कैलकुलेट करते थे और कुछ सर्टेन थिंग्स बताते थे। जैसे हम लोग बोलते थे अगर मेरे पास डेल्टा जी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगी तो रिएक्शन कैसा होता था, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता था। ठीक है, अगर आपकी डेल्टा जी की वैल्यू बराबर 0 के बराबर होती थी तो हम लोग बोलते थे कि भाई वहां पर मेरा इक्विलिब्रियम आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपके डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होती थी तो हम बोलते थे मेरा रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब क्या है कि आपका रिएक्शन फिजिबल है और वो रिएक्शन होगा। ठीक है, इसी कुछ चीज़ों को लेके और थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को, स्टेट फंक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक और चैप्टर पढ़ते हैं जो कि मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग बेसिकली कुछ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से मेरे सेल्स काम करते हैं और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ एक डिवाइस है, ठीक है ना, मेरे पास मैं एक डिवाइस बनाता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास एक डिवाइस है और इस डिवाइस की वजह से, इसके यूज से मैं क्या करने वाला हूँ, या तो मैं केमिकल एनर्जी को, इस डिवाइस के यूज से इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, बाय द यूज ऑफ दिस डिवाइस। ठीक है, तो मैं यहां से इसका एरो बना देता हूं कि आप इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बाय द यूज ऑफ दिस डिवाइस। एक काम और हम लोग कर सकते हैं, वो काम क्या है, मैं इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी कन्वर्ट कर सकता हूं इस केमिकल एनर्जी के थ्रू अंदर बाय द यूज ऑफ दिस डिवाइस। तो एक चीज हम लोग और भी बता सकते हैं कि भाई अगर आप इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहते हो इस केमिकल एनर्जी के अंदर, हम एक डिवाइस का यूज कर रहे हैं। ये डिवाइस और कुछ नहीं, आपका सेल है। ठीक है, हम लोगों ने पेंसिल सेल देखा है अपने घर के अंदर जो हम यूज करते हैं रिमोट के अंदर, इन सब के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल सेल को रिमोट के अंदर डालते हैं, हमारे रिमोट फंक्शन करता है। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके पास बहुत सारे टॉयज भी होते हैं। ठीक है, जैसे आपने कार देखी होगी, मोटर कार होती है, तो आप क्या करते हो, उसके अंदर सेल डालते हो। टॉर्च होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर सेल डालते हैं, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है, उस केमिकल रिएक्शन से मेरे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है ना, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, थ्रू केमिकल रिएक्शंस। अब देखो, जो ये मैंने डिवाइस का दो रोल लिखा है, एक तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ दो टाइप के सेल हम लोग पढ़ते हैं। जो सेल मेरा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, इस सेल को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, और जो सेल मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो वो सेल हो गया जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और दूसरा टाइप ऑफ सेल क्या होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। अब इन दोनों सेल में और क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो हम लोगों को जानना है। पहला डिफरेंस क्या होता है, सिमिलरिटी भी होती है कि चाहे आपका गैल्वेनिक सेल हो चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, दोनों ही सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगती हैं। क्या लगती हैं, दो इलेक्ट्रोड्स। एक इलेक्ट्रोड का, जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे हैं उनका नाम होता है, एक तो होती है एनोड और दूसरी होती है आपके पास कैथोड। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स मेरे इसके अंदर यूज की जाती है सेल्स के अंदर, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स गैल्वेनिक सेल में भी काम आती है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी काम आती है। ठीक है, जो आपकी ये एनोड है, इस एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड पर हमेशा ही क्या होता है, आपके पास रिडक्शन होता है। क्या होता है आपके पास, हमेशा रिडक्शन होता है। तो इस बात का ध्यान रखना आपको कि जो एनोड होगी उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और जो कैथोड होगी उस पर हमेशा क्या होगा, मेरे पास रिडक्शन होगा। ये बात तो मेरी कंफर्म हो रही, हमेशा यही होगा। बस दोनों के अंदर क्या है, साइन का डिफरेंस है। जब हम लोग उसको गैल्वेनिक सेल के अंदर ले रहे होते हैं तो हम एनोड को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो मेरी कैथोड है उसको हम लोग
पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब यहां पर आती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो हम लोग एनोड को पॉजिटिव साइन के साथ और कैथोड को नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बस साइन कन्वर्जन का डिफरेंस है। और ये साइन कन्वर्जन में इसमें एनोड को पॉजिटिव, नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव क्यों माना गया? जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो कैथोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव और एनोड को पॉजिटिव क्यों माना गया, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एनोड को नेगेटिवली चार्ज और कैथोड को पॉजिटिवली चार्ज क्यों बोला गया। दूसरा डिफरेंस इसमें आ गया। तो अगर आपसे पूछते पहला डिफरेंस क्या था, तो आप बोलोगे भाई जो मेरा गैल्वेनिक सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, और फिर पूछते भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या, तो आप बोलोगे सर ये तो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, इस डिवाइस के अंदर, डिवाइस कुछ नहीं है, ये मेरा क्या है, सेल ही है। ठीक है ना, ये मेरा क्या है, सेल है। दूसरा डिफरेंस की बात करें तो एनोड नेगेटिव है, कैथोड मेरी पॉजिटिव है। यहां पर हम लोग देखेंगे तो आपके पास एनोड पॉजिटिव है और कैथोड मेरी नेगेटिवली चार्ज है। थर्ड डिफरेंस जो आता है यहां पर वो इस डेल्टा जी का आता है, जो अभी मैंने आपको बताया गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर। इस केस में जहां हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो आपका डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन जीरो होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये वैल्यू कैसी होती है, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है। सेल मेरा कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्यों? देखो आपके पास, आप किस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हो, तो आपने देखा है अभी तक, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, सॉल्यूशन ले रहा हूँ। ठीक है, आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है अभी वैसे थोड़ी बहुत, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डालते हैं कुछ इस प्रकार से। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं अपने आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन स्टार्ट नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आप लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं लगाते। तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्स देनी पड़ती है, थ्रू बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है। ये सब चीज़ें कनेक्ट करने के बाद ही इसके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अपने आप से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसका डेल्टा जी कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है, नॉट फिजिबल है, अपने आप नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, जब भी आपका डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो का तो कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी जीरो है, इक्विलिब्रियम है, डेल्टा जी लेस देन जीरो है, तो ये कैसे है, मेरा स्पॉन्टेनियस। तो बस थर्मोडायनेमिक्स का काम तो यहीं तक ही आएगा। ठीक है ना, थर्मो का काम बस इतना है कि आपको डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब हम लोग शुरू करेंगे गैल्वेनिक सेल से, कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, किस तरह से दिखता है। ठीक है, तो होप आप इसको लिख लीजिए, तो मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप इसने डायग्राम बना लियोगे, अब मैं आपको इसके वो बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप लिखिए, तो अब हम लोग लिखते हैं कुछ डेफिनेशंस। तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स के बारे में, जो भी हम लोगों ने दो टाइप के पढ़े, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अब लिखो, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, और वॉइस वर्सा, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वॉइस वर्सा है। दो टाइप के सेल्स जो यहाँ पर हम लोगों ने बात की है, तो वो कौन कौन से, दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं मेरे पास। एक होता है मेरा गैल्वेनिक सेल एंड द सेकेंड वन वाज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल को जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा वहां पर हम लोग एग्जांपल लेंगे डैनियल सेल का।
ठीक है ना। डैनियल सेल का एग्जांपल लूंगा अभी मैं आपके लिए और समझाऊंगा कि डैनियल सेल कैसा होता है और ये कैसे बनता है। तो आप इसे लिख लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की डेफिनेशन को, फिर हम लोग बात करते हैं डैनियल सेल के बारे में। ये आपने लिख लिया होगा। ये ऐसा डायग्राम अब मैं बनाने जा रहा हूँ, इसी डायग्राम में सारी चीज़ें, इस चैप्टर की मेन चीज़ जो है वो यहीं पे छुपी हुई है, ठीक है ना। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपको बाकी चीज़ें भी क्या होंगी, फटाफट समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं यहाँ पर अपने पास डैनियल सेल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक बीकर है मेरे पास कुछ इस प्रकार से, मैं कहता हूँ मेरे पास एक बीकर है, ठीक है। एक यहाँ पर है मेरे पास, एक और बीकर यहाँ पर है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड को डाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर लिया एक इलेक्ट्रोड को डाल दिया, ये मैंने एक इलेक्ट्रोड ली मेटल की और इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। खासियत क्या है, जिस एलिमेंट की मेटल की इलेक्ट्रोड बनी होगी सॉल्यूशन भी उसी का होना चाहिए, ठीक है ना। समझो ये मेरे पास बनी हुई है जिंक की, किसकी बनी हुई है, जिंक की। तो यहाँ पर जो आप सॉल्यूशन लोगे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिसे हम कहेंगे, वो भी किसका होना चाहिए, जिंक का ही होना चाहिए। तो इसी तौर पे हम लोग जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, वो सॉल्यूशन भी जिंक का ही होता है और वो होता है यहाँ पर ZnSO4 जिंक सल्फेट। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड को इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से। अब जो खासियत यहाँ पर थी वो भी यहाँ पर है कि जिस मेटल का ये इलेक्ट्रोड बना हुआ है उसी मेटल का सॉल्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। समझो ये इलेक्ट्रोड मेरी बनी हुई है कॉपर की, तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ये भी किसका होना चाहिए, कॉपर का होना चाहिए। तो ये प्रेजेंट होता है CuSO4। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है तो कैसे प्रेजेंट होगा, एक्वस स्टेट के अंदर ही मेरा प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई ये मेरा एक्वस स्टेट में है तो आयंस के फॉर्म में मिलेगा। तो आपका जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 ये प्रेजेंट होगा कैसे, कॉपर 2+ एक्वस और SO4 2- एक्वस के अंदर। इसका मतलब क्या है भाई, ये जो सॉल्यूशन यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ कॉपर 2+ भी प्रेजेंट होंगे और SO4 2- भी प्रेजेंट होंगे। एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो और कॉपर 2+ प्रेजेंट होगा और सल्फेट आयंस यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट होंगे। हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मेरा ZnSO4 एक्वस स्टेट में है तो ये भी अपने आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। कैसे, ZnSO4 आपका प्रेजेंट होगा Zn2+ एक्वस स्टेट में प्लस SO4 2- एक्वस स्टेट में। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर मेरे पास जिंक 2+ भी प्रेजेंट होगा और साथ में आपका सल्फेट 2- भी प्रेजेंट होगा। ये जो जिंक और कॉपर का आपने कॉम्बिनेशन बनाया है यही मेरा डैनियल सेल है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड्स यूज की जाती है। जब भी आपके पास जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड यूज की जाए तो वो सेल होता है मेरा डैनियल सेल, ठीक है। इस सेल का नाम है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ लगा दिया एक एमीटर ताकि मैं ये देख सकूं कि करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है या फिर करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और आपको पता है एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल के आसपास होता है, तो कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आती। अब देखो क्या हुआ, जैसे आपने इसको कनेक्ट किया, मैं एक पल के लिए इसको मान लेता हूँ जो मेरा ये जिंक था ये मेरे पास एक एनोड का काम कर रहा होता है। किसका, एनोड का काम कर रहा होता है। और आपके पास जो कॉपर था ये इलेक्ट्रोड काम कर रही होती है एज ए कैथोड। किसका काम करती है आपके पास, कैथोड का काम करती है, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि भाई एनोड पर तो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इस बात को ध्यान रखना, एनोड पर कोई भी सेल हो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन ही होता है। तो जब हम लोग बात करेंगे एनोड की, एनोड पर क्या होगा, मेरे पास ऑक्सीडेशन होगा, ठीक
ठीक है ना, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कैसा होगा, ये जो जिंक प्रेजेंट है कहां पर, इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड पर ये किसकी बनी हुई थी, जिंक की बनी हुई थी, इलेक्ट्रोड से जिंक आएगा कहां पर, सॉल्यूशन के अंदर। कैसे, देखो जो आपका जिंक है सॉलिड के फॉर्म में जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट है, ये जिंक कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Zn2+ एक्वस के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। तो जो इलेक्ट्रोड पर जिंक प्रेजेंट था, अब वो जिंक कहां आ रहा है, मेरा सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, इस प्रकार से। तो देखो जो जिंक की इलेक्ट्रोड थी वहां से मेरे पास जिंक कहां आ रहा है, सॉल्यूशन के अंदर आता जा रहा है। ये आपकी जिंक की इलेक्ट्रोड है, किसकी बनी हुई है, जिंक की। यहां से जिंक मेरा सॉल्यूशन के अंदर जाता जा रहा है। तो टाइम के साथ क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड पतली होती जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जिंक की बनी हुई है और ये सारा जिंक मेरा सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब देखो साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं कहां पर, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड से जिंक तो 2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में चला गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड पे प्रेजेंट होते हैं। इसलिए एनोड को कैसा साइन दिया गया, नेगेटिव साइन दिया गया था। मैंने आपको जब बताया था शुरुआत में कि एनोड कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है इन द केस ऑफ डेनियल सेल, ठीक है, और गैल्वेनिक सेल। तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब यहाँ से कंडक्टिंग वायर लगा हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। समझो इसी तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे होंगे। यहाँ पर, यहाँ से जिंक तो Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जनरेटेड होते जा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं यहाँ से यहाँ पर, इलेक्ट्रोड के थ्रू वो सॉल्यूशन में आते हैं। अब जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वो आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोड के थ्रू नीचे आते जा रहे हैं, और जैसे वो सॉल्यूशन में आएंगे, कॉपर 2+ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ये क्या करेंगे, खींचना शुरू कर देंगे। और होगा क्या, कॉपर 2+ जो कि एक्वस स्टेट में प्रेजेंट था, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड के अंदर। इसका मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन में कॉपर प्रेजेंट था, अब वो कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने जा रहा है। जो कॉपर सॉल्यूशन में प्रेजेंट था, वो अब जाके क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते जा रहा है। तो जैसे टाइम के साथ ये इलेक्ट्रोड तो पतली होती जा रही थी, तो ये इलेक्ट्रोड क्या होगी, आपकी मोटी होती चली जाएगी। क्यों, सॉल्यूशन में जो कॉपर प्रेजेंट है, वो सारा कॉपर इलेक्ट्रोड पर आके डिपॉजिट होते जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रोड तो टाइम के साथ मोटी होती जाएगी, और ये इलेक्ट्रोड टाइम के साथ क्या होती जाएगी, पतली होती जाती है। तो देखो कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ गया, 0 में आ गया। तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और रिडक्शन कहाँ पर होता है मेरे पास, हमेशा कैथोड पर होता है। रिडक्शन हमेशा कहाँ होगा मेरे पास, कैथोड के ऊपर हमेशा एक इसका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, एनोड पर तो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों इक्वेशन भी देख ली कि भाई मेरे को जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये इसकी एक इक्वेशन है। यहाँ पर मेरे पास दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, इसकी दूसरी इक्वेशन। अब देखो ये जो हाफ सेल है इधर का, जहां पर मेरे पास क्या हो रहा है, एनोड है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहां पर जो मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और वहां पर रिडक्शन हो रहा है तो वहां उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन हाफ सेल। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, रिडक्शन हाफ सेल को, थ्रू अ कंडक्टिंग वायर हम लोगों ने दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, तब जाके मेरा एक कंप्लीट सेल बनता है। क्योंकि वहाँ हाफ मेरे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ हाफ आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दोनों को आप ऐड करोगे तभी एक रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी, तभी मेरा सेल क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने होप यहाँ तक लिख लिया होगा। तो अगर मैं आपको नेट सेल रिएक्शन दिखाने सिखाऊं, यहाँ पर और भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि ये पार्ट यहीं पे खत्म हो गया। अभी बस मैंने आपको बेसिक सी 2 चीज़ें बातें बताई हैं कि यहाँ पर ये एनोड है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ये कैथोड है, कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने दोनों के सेल रिएक्शन लिखी है। ठीक है,
ये चीज हमने देखी, इसको लिख लो आप। ठीक है, फटाफट लिख लो आप इसे। ठीक है, तो अब मैं आपको नेट सेल दिखाता हूं। इन दोनों सेल को क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, कैसे, अभी आपने ये लिख लिया, तो इसमें से कुछ चीजें मैं हटा देता हूं ताकि मैं आपको नेट सेल रिएक्शन लिख के दिखा सकूं। यहां से मैं इसे हटा देता हूं। देखो, मैं लिखूंगा आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Zn2+ के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा है। ठीक है ना। अब मैं लिखता हूं रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। मेरे पास क्या हो रहा है, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, कॉपर सॉलिड के अंदर। अब मैं दोनों को जब ऐड करूंगा तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन मेरे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगा मेरे पास, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ विल कन्वर्ट इनटू Zn2+ प्लस कॉपर सॉलिड। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, दिस इज द नेट सेल रिएक्शन। दिस इज द नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है सॉल्ट ब्रिज का, वो अभी आपको पता नहीं चला होगा कि हमको कहाँ यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोड से जिंक तो मेरे पास सॉल्यूशन में आता जा रहा था, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में आ रहा है, तो ये कंपार्टमेंट मेरे पास कैसा हो गया होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा। पहले तो ये न्यूट्रल था, बट जितना Zn2+ सॉल्यूशन में आता जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है, ये कंपार्टमेंट मेरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा। यहां पर क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने गेन किया, पहले न्यूट्रल था, अब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ऊपर से कॉपर जितना भी पॉजिटिव थे जाके इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा था। तो देखो इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज जा रहा था कॉपर 2+, इसलिए इलेक्ट्रोड कैसी थी मेरी, पॉजिटिव चार्ज थी। इसलिए हमने कहा था कैथोड कैसी होती है मेरी, पॉजिटिवली चार्ज होती है इन द केस ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो आपके पास ये चीज पॉजिटिव आ गई, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है, आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है और नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में आ रहा है, तो ये कंपार्टमेंट कैसा हो जाता है मेरा, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसकी वजह से इसकी थर्मल स्टेबिलिटी और या फिर इलेक्ट्रोलिटिक स्टेबिलिटी जो है वो न्यूट्रल नहीं होती। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि एक इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी यहाँ पर लाई जा सके, एक कंसेप्ट होता है सॉल्ट ब्रिज, जो हम यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इसके अंदर हम लोगों को सॉल्ट ब्रिज कहाँ लगाना है, उसके काम क्या होते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है, क्योंकि जेई के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉल्ट ब्रिज से कि इसका फंक्शन क्या है, कौन कौन सी चीज़ों से वो मिलके बनता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस आज के लिए आप इसको इतना ही रिवाइज कीजिए। अगली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में इसी सेल के अंदर और इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, आप इसे लिख लीजिए।